हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन सरल आवर्त गति से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो एक ऑसिलेशन टाइम पीरियड में पार्टिकल द्वारा ट्रेवल टोटल डिस्टेंस क्या होगी। आप ऑप्शंस देखोगे तो सभी ए के टर्म्स में है। ये ए का मतलब यहाँ पे आयाम, एम्पलीट्यूड। तो इस इक्वेशन से हमें पता है कि इसका इक्वेशन को देख के हम बता सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। ए साइन ओमेगा टी में ए होता है उसका आयाम। अब देखो, अगर हम बात करें एक पेंडुलम है तो उसका बॉब जो है वो एक ऑसिलेशन टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक बार एक्सट्रीम पे जाके मीन से एक्सट्रीम पे जाके फिर मीन पे आना, फिर इस एक्सट्रीम पे जाके फिर मीन पे आ जाना, ये होता है एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो इसके लिए अब देखो यहाँ पे कि ये जो है मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है ए, यही तो होता है आयाम। तो अगर ये डिस्टेंस ए है तो आप देख रहे हो कि ये दो बार इधर डिस्टेंस ट्रेवल करी गई, मतलब एक बार जाना और लौट के आना, मीन से एक्सट्रीम पे जाना फिर आना, तो दो ए इधर। सिमिलरली इस साइड भी इधर जाके फिर इधर आ जाना, मतलब दो ए इधर। अगर आप देखो तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये कितने बार काउंट हो रहा है एक ऑसिलेशन में, 4 बार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4A। ठीक है। अब एसएचएम से क्या है कि दो क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं देख रहा हूँ कि नेवी और एयरफोर्स में रिपीट हो रहे हैं, वो क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा, अब इसको पूरा मैं प्रूव नहीं करूंगा मैथमेटिकली क्योंकि मैं करा चुका हूँ, बस आपको एक अलार्म की तरह बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि कहा जाएगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक एसएचएम में, जो उसका विस्थापन है वो आयाम का आधा है। ये कंडीशन दे दी जाएगी। कहा जाएगा कि एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके एम्पलीट्यूड का हाफ है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, या उनका फ्रैक्शन पूछा जा सकता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि अगर उसका फ्रैक्शन टोटल एनर्जी से पूछा जाए तो 3/4 होगा। और अगर इस कंडीशन को देके आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए तो वो 1/4 हो जाएगी टोटल एनर्जी की। ये दो क्वेश्चन है, ये बहुत, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को अगर लगा रहे हो, एक जेन्युइन रिसोर्स है आपका मॉक टेस्ट लगाने का, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको जरूर दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर एम्पलीट्यूड जो है का हाफ अगर है जो डिस्प्लेसमेंट, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, उसका फ्रैक्शन होगा 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, और जो पोटेंशियल होगी वो होगी 1/4। और आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है कि जीरो होता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखना कि प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन द्वारा जो वर्क डन होगा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए जिसमें प्योर रोलिंग ना दिया जाए, अब यहाँ पे क्या है, रोलिंग हो रही है विदाउट स्लिपिंग, तो यहाँ पे तो जीरो है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि घर्षण द्वारा कृत कार्य हो सकता है, सेम ऑप्शन हो, तब आप चूज करोगे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन द्वारा वर्क डन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी। अगर ये ऑप्शन नहीं है डी वाला, तब हमारा जो है मैक्सिमम केसेस में माइनस जो है वो प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि हमेशा जो है घर्षण बल जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल के कारण, तो जो है 180 में माइनस होता है, क्योंकि वर्क डन होता क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 180 का मेन्यू नेगेटिव आता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तो फिर हमारा जो है इसी को हम प्रायोरिटी देंगे। बामर सीरीज की वेवलेंथ में कौन सा क्षेत्र आता है, तो देखो एक होता है लाइमन, ठीक है, लाइमन के बाद आपका आता है बामर, बामर के बाद आपका आता है पास्चन, पास्चन ब्रैकेट फुंड, ठीक है, पास्चन ब्रैकेट और फुंड। तो जो मेन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे वो लाइमन और बामर से आते हैं। अगर लाइमन का पूछा जाए तो वो अल्ट्रावायलेट आंसर होगा, लाइमन के लिए अल्ट्रावायलेट, और बामर के लिए आपका विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। अब जो पास्चन और ब्रैकेट और फुंड है, इनके लिए आंसर जो है इंफ्रारेड रीजन हो जाएगा, अवरक्त। एक कण एक समान त्वरण से विरामावस्था से आगे बढ़ना शुरू करता है। अगर पहले 2 सेकंड में वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और अगले 2 सेकंड में नेक्स्ट 2 में वो y डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और x और y में ये रिलेशन दिया हुआ है, तो n का मान हमें निकालना है। बहुत अच्छा सवाल और बहुत ही इजी सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ी गलती हो सकती है, वो क्या है वो ध्यान से समझो। अगर हम बात करें फर्स्ट 2 सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस की, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at²। अब इसमें क्या है कि ut वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि विराम से शुरू करता है, यानी कि रेस्ट से है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रही होगी, तो ये यहाँ पे u का मान जीरो रखेंगे तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो गया। तो जो डिस्टेंस s है उस क्या कहा गया है, x दूरी तय करता है, तो यहाँ पे s की जगह पे x रख लेते हैं, x बराबर हाफ एक्सेलरेशन a है, t का मतलब पहले 2 सेकंड में, तो t का मान 2 रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा।
तो जो x है वो हमारा ये दो बार कट जाएगा तो 2a आ गया। x कितना आ गया? 2a। अब हम क्या करते हैं कि अगले 2 सेकंड का हम कैसे निकालें, तो उसके लिए यहाँ पे एक लॉजिक है। आप सीधा 4 सेकंड का पहले डिस्टेंस निकालो कि शुरुआती 4 सेकंड में कितना चलेगा। तो अगर हम शुरुआती 4 सेकंड की डिस्टेंस निकालें तो s बराबर ut तो 0 है, हाफ a। अब t का मान 4 रख देते हैं, यानी कि प्रारंभिक 4 सेकंडों में हम पहले निकाल लेते हैं। तो 4 रखेंगे t का मान और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रारंभिक 4 सेकंड में आएगी, 8 बार कट गया तो 8a जो है वो क्या आ गई? शुरुआत से 4 सेकंड का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 2a किसकी है? शुरू के 2 सेकंड में 2a चला, शुरू के 4 सेकंड में हमारा 8a चला, तो जो पीछे वाले 2 सेकंड है उसमें कितना चला होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से किसी ने चलना शुरू किया तो शुरू के 2 सेकंड उसने कितना चला? शुरू के 2 सेकंड सर जी 2a चला। अब शुरू से 4 सेकंड उसने कितना चला? सर 8a चला। तो ये लास्ट वाले जो 2 सेकंड हैं उसमें कितना चला? तो इस पूरे में से अगर हम ये 2a घटा दें, यानी कि 8a में से 2a घटा दें, तो लास्ट वाले 2 सेकंड का आ जाएगा जो कि y है। कहा गया है अगले 2 सेकंड में जो चलता है वो डिस्टेंस कितनी है? y। अगले 2 सेकंड में y चलता है, तो y हमने कितना निकाल लिया? 8a में से 2a जाएगा 6a निकाल लिया, 6a। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, y हमने निकाला 6a, तो y बराबर हमने कितना, एक बार यहाँ पे y बराबर निकाला 6a। 6 को हम 3 गुणा 2a लिख सकते हैं, 3 गुणा 2a लिखा। अब 3 गुणा 2a हमारा x था, क्या था? 2a x था, तो 3 गुणा x आ गया, तो n का मान कितना आ गया? 3 आ गया। हो सकता है किसी को समझ में ना आया हो, लेकिन यार मैं कोशिश फ़ोन पे इतनी ही कर सकता हूँ। बस आप लोगों को क्या है कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नया ना लगे। इतने क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी है। मेरा टारगेट है कि इस मिनी मॉक टेस्ट सीरीज में एग्जाम तक आपके 100 पार्ट मुझे लाने हैं। ये 15th पार्ट है और 100 पार्ट में ऐसे कुछ यूनिक क्वेश्चन का कंपाइलेशन आप तक मैं लेके आऊँगा, आप तक पहुँचा दूंगा कि आपको 20 क्वेश्चन जो हैं डेटा के साथ सेम मिले, ऐसी मेरी कोशिश है। और रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जितने भी रिसोर्सेस आपके लिए बन सकते हैं, आप सोच सकते हो, जितने भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक टेस्ट लगाते हो या जहाँ से भी बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते हैं या मार्केट में जो भी यूनिक रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। एक पहिए का कोणीय वेग 8 सेकंड में 420 राउंड पर मिनट से 660 राउंड पर मिनट तक बढ़ जाता है, तो पहिए का एक समान कोणीय त्वरण क्या होगा? और जो निकालना है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, यानी कि सारे ऑप्शन जो हैं वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए। अब आपका लीनियर में एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है? रेखीय त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। सिमिलरली एंगुलर है तो यहाँ पे कोणीय वेग रख देंगे, कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। अब कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय यहाँ पे कैसे करेंगे, थोड़ा समझो। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा कम, वो आपकी हैबिट मुझे ज़्यादा वो चीज़ें सिखानी है जो एग्जाम में आप जो है कम से कम पेन और पेपर का यूज़ करो। सबसे जो जीनियस बच्चा है उसने देखा आंसर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में है, तो ये जो रिवॉल्यूशन पर मिनट के दिए गए हैं ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड में निकाल लें। तो 420 अगर रिवॉल्यूशन 1 मिनट में लगा रहा है तो आप मेंटली निकाल सकते थे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो पर सेकंड जो 7 रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, 7 चक्कर पर सेकंड लगा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे 660 रिवॉल्यूशन अगर पर मिनट लगा रहा है तो 660 में अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो पर सेकंड का निकल आएगा, तो ये हमारा जो है 11 रिवॉल्यूशन पर मिनट आ गई। तो ये जो मैंने काम किया ये आप मेंटली करते और बहुत क्विकली करते। ये 720 अगर 1 मिनट में लगा रहा है तो 7 लगा रहा होगा सेकंड में, अगर 660 अगर राउंड जो है पर मिनट लगा रहा है तो 11 लगा रहा होगा पर सेकंड में। ये इतना हमने कर लिया, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन सेकंड में है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है कि हमें निकालना है त्वरण। कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय। अब कोणीय वेग का मतलब 2 पाई n, 2 पाई फ्रिक्वेंसी, तो 2 पाई हम कॉमन ले लें। अब फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस यहाँ पे लिख दें, क्योंकि यहाँ पे कोणीय वेग में जो परिवर्तन है वो निकालना है, यानी कि डेल्टा ओमेगा का मतलब 2 पाई उनकी फ्रिक्वेंसीज का अंतर। तो फ्रिक्वेंसीज कितनी है? 7 से 11 हो गई। पहले फ्रिक्वेंसी का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो पहले 7 थे रिवॉल्यूशन, अब 11 हो गई। तो फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस कितना आया? 4 का, तो 4 का डिफरेंस आया बटे नीचे हमें क्या लिखना है? डेल्टा ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस कितने समय में, तो टाइम कितना है? 8 सेकंड में, 8 लिख दिया। तो 8 से ये 8 कट गया, ऊपर केवल पाई बचा, तो एक्सेलरेशन जो है पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने कोशिश तो करी है समझाने की, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको थोड़ा रिपीट बैक करके देख लिया करो। हमें g का वैल्यू बताना है कितनी हाइट पे, जितना अर्थ का रेडियस है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो देखो जो g डैश होता है h हाइट पे जाने पे, उसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? g बटे 1 प्लस h जिस हाइट पे गया होगा और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर,
ये होता है जी डैश, यानी कि जी में जो परिवर्तन हो जाएगा, जी का मान घटता है। आपको पता है कि ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाने पर जी का मान, ऑप्शन होगा घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो याद रखना घटता है। सिमिलरली नीचे जाने पर भी जी का मान घटता है, लेकिन कितना घटता है, तो जो ये होता है आपका जी डैश, इतना हो जाता है। तो अब जी डैश जो निकालना है वो जी बटे 1 प्लस एच हाइट है। तो हाइट उन्होंने दी है कि जितनी हाइट है जितनी अर्थ की रेडियस है, यानी कि हाइट की जगह पे हम रेडियस लिख सकते हैं, बटे यहाँ पे फॉर्मूले में रेडियस ही था, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो आर से आर कट गया, यहाँ पे एक बार कट गया, तो एक और ये एक जुड़ के कितना हो जाएगा 2, और 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि जी बटे 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, बी ऑप्शन हो गया जी बटे 4। अब आपसे कुछ भी कोई कह दे कि इतनी हाइट पे जाने पे क्या होगा, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से कर सकते हो। और जो कुछ एपिसोड आए थे मेरे 3 से 4 जिसमें मैंने कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई हुई हैं, तो उनको आप देख लेना, उसमें इस तरह का क्वेश्चन का मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि विद इन 2 सेकंड आप इस तरह के क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है वो अब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू आप नए नए क्वेश्चंस देखोगे और अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आप टाइम मैनेज कर पाओगे। तो एयरफोर्स ग्रुप XY के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप टेस्ट सीरीज के लिए, परीक्षा एप्लीकेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड वहाँ से कर लेना। और उसमें जब डिफेंस वाले सेक्शन में जाके आप एयरफोर्स ग्रुप XY या नेवी AA SSR जिस भी एग्जाम के लिए एनरोल करोगे, तो आपको एक कूपन कोड अगर आपके पास होगा तो आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका मेरा जो कूपन कोड है वो है ANU50, ANU50। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको 149 रुपये में ये मिल जाएगी, और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। और मैं कहता हूँ 150 रुपये में आपको इतने नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम मैनेज आप कर पाओगे। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको एनरोल कर लेना चाहिए। ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी कोयल की कंपैरिजन में सेकेंडरी कोयल में करंट का मान कम होगा, ज़्यादा होगा कि इक्वल होगा। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। आपके अपकमिंग एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि इन पॉइंट से, इन फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा। ट्रांसफॉर्मर से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्टेप अप, यानी कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है। दूसरा ट्रांसफॉर्मर होता है स्टेप डाउन, हिंदी में उसको कहते हैं ऊंचाई, इसको कहते हैं अपचाई। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने वाला, वोल्टेज को घटाने वाला। अब अगर स्टेप अप के लिए बात करें तो नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं, फेरों की संख्या, वो सेकेंडरी में ज़्यादा होती है और प्राइमरी कोयल यानी कि प्राथमिक कुंडली में कम होती है फेरों की संख्या। सीधा सीधा इस फैक्ट से क्वेश्चन बनेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो हमारा प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी कोयल में कम होते हैं। सबसे पहले तो इस बात का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत होती है, जल्दबाजी मत करना। अब यहाँ पे सवाल हमारा फेरों की संख्या का नहीं है, धारा की जगह पे अगर फेरों की संख्या का सवाल पूछा जाता तो ज़्यादा हो जाती, क्योंकि प्राथमिक से जो है सेकेंडरी में द्वितीयक में ज़्यादा होती है। लेकिन सवाल क्या कहा गया, धारा का मान पूछा गया है। अब धारा के मान के लिए आपको एक रेशियो पता होगा कि हमारा VS बटे VP, और हमारा जो है नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्म्स प्राइमरी इज इक्वल टू IP बटे IS, ये परिणमन अनुपात। ये वोल्टेज सेकेंडरी का, प्राइमरी का, ये नंबर ऑफ टर्म्स सेकेंडरी के, प्राइमरी के, IP मतलब करंट प्राइमरी में और सेकेंडरी में। अगर हमने पता है कि यहाँ पे बात करी जा रही है ऊंचाई की, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, अगर ये आप इसको फिगर को ना देखते, अगर इस फिगर को देखें तो सेकेंडरी में अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं तो इसके रेसिप्रोकल है I, तो यहाँ पे जो है I जो है सेकेंडरी में कम हो जाएगा। यहाँ पे तो आंसर V हो गया, क्योंकि इसके परिणमन अनुपात के फॉर्मूले से हमने देखा तो वो रेसिप्रोकल है नंबर ऑफ टर्म्स के करंट, तो ये इसलिए हो गया। बाकी अगर इसको सिंपली अगर देखते कि ऊंचाई का मतलब क्या है, अगर इसको मान लो इस रेशियो से हमें नहीं करना था, ये तो हमने इसलिए बताया कि अगर सवाल फेरों की संख्या वाला आ जाए तो गलत ना करो। अब मान लो इसमें हमें क्या करना था कि स्टेप अप का मतलब क्या होता है, स्टेप अप ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब वो वोल्टेज बढ़ाएगा, और वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा का मान ऑब्वियसली कम होगा, सिर्फ इतना सोचना था। ठीक है, अब क्या है, ट्रांसफार्मर आपका किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। देखो, चोक कुंडली और ट्रांसफार्मर को थोड़ा रिलेट करके पढ़ना। वो सेल्फ इंडक्टेंस पे वर्क करता है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आते हैं सेपरेट कि चोक कुंडली कार्य करती है किस सिद्धांत पे, तो लड़का किसी का किसी में करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेटेड टू एंट्रोपी। तो देखो, थर्मोडायनामिक के यहाँ पे लॉ ऑप्शन है शून्यवां नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तीसरा नियम। तो इनका सबका आपको आइडिया होना थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूरी है। कई बार इनके डेफिनेशंस लिखी होंगी क्वेश्चन में और आंसर में बताना होगा कि ये कौन सा नियम बताता है, तो आपको आइडिया तो हो कि क्या होता है शून्यवां नियम। तो जो 0th लॉ होता है वो कहता है कि A और B
और सी, तीन वस्तुएं हैं। अगर ए इसके सी के साथ तापीय साम्य में है और बी इसके साथ तापीय साम्य में है अलग अलग, तो ये ए और बी भी आपस में तापीय साम्य में होंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है और इसकी डेफिनेशन देके अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप बता दोगे। फर्स्ट नियम क्या कहता है कि फर्स्ट नियम जो है उसी से हमें आंतरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट मिलता है। यहाँ पे एंट्रोपी का पूछा गया है, एंट्रोपी का द्वितीय नियम से मिलता है। कई बार प्रथम पूछा जाएगा कि आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है, तो प्रथम नियम से, क्योंकि प्रथम नियम क्या होता है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये हमें फर्स्ट लॉ से मिलता है। जो एंट्रोपी का है वो सेकंड लॉ से। सेकंड नियम, इस सेकंड नियम के डेफिनेशन से भी सवाल बन सकता है। ऐसे कहा जाएगा कि ऊष्मागतिकी का ऐसा कौन सा नियम बताता है कि जो ऊष्मा ऊर्जा को 100% मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। कहा जाएगा कि ऐसा कौन सा नियम ये बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा को कंप्लीटली मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, तो वो द्वितीय नियम बताता है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट भी हमें द्वितीय नियम देता है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ नर्व देन द मैन, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज एक्साइटेड, उत्तेजित। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये एसएसआर का जो ऑफिशियल पेपर है वेबसाइट पे जो दिया गया है वहाँ से लिया गया है। एक चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। अब आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो पाथ जो है उसका सर्कुलर बनेगा और सर्कुलर में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी काइनेटिक एनर्जी। हमने आपको बताया था सर्कुलर मोशन में हमारा वेलोसिटी तो बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन, तो यहाँ पे इधर है डायरेक्शन, यहाँ पे इधर हो जाएगी डायरेक्शन, यहाँ पे इधर हो जाएगी। तो थ्रू आउट द मोशन जो वेलोसिटी तो बदलता है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहता है, चाल नहीं बदलती है। और काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो रिमेन कांस्टेंट यहाँ पे राइट आंसर है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो स्क्रीनशॉट हैं, ये दो स्क्रीनशॉट जो लास्ट के हैं ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, तो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो जो न्यूटन में दिए हुए हैं। तो 50% एलिमिनेशन आपने कर दिया ऐसे ही, ठीक है, कि आप इतना तो नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं, जब वो ग्राउंड को टच करेगी तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी और एनर्जी कंजर्वेशन से एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो वही पोटेंशियल जो एनर्जी है वो mgh वही हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। जब वो ग्राउंड को टच करेगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो mgh, m का मतलब 3 किलोग्राम, g का मतलब अगर हम यहाँ पे 10 रख देते हैं g और h का मान 1 मीटर दिया गया है तो 30 जूल आ रहा है, जो कि कोई ऑप्शन नहीं है। तो लगभग ये आएगा, क्योंकि हम g का मान 9.8 रखेंगे तो ये आएगा 150 तो होने का पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा 9.8 रखा, तो 3 गुणा 9.8 गुणा 1 करोगे